जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स का एक लेक्चर लेकर मैं फिर से हाजिर हूं और आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल्स में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। ऐसे बच्चे जो इस चैनल से शुरू से ही जुड़े हुए हैं और अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल में 2 एक्सरसाइज को बना चुके हैं और यह आपका तीसरा एक्सरसाइज है आपके बुक RS अग्रवाल का। तो यह एक्सरसाइज को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले एक बात ये कि जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11-12 मैथ्स बुक RS अग्रवाल से शुरू से अंत तक घर बैठे बना सकते हैं। आपको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिए और वीडियोज़ को भी एक बार देख लीजिए, एक बार चेकआउट कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है RS अग्रवाल बुक की। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब डेफिनिट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज पर। तो इसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, आपको 8 प्रॉपर्टीज याद रखना है, जिसमें 4 प्रॉपर्टी के लिए आप इस तरह से कीजिए क्या कि 4 बार जो है आप a से b तक fx dx लिख दीजिए। एक बार लिखें, फिर दूसरा बार जो है इंटीग्रेशन a से b तक fx dx लिख दीजिए और तीसरा बार भी जो है a से b तक fx dx लिख दीजिए और चौथा बार भी जो है इंटीग्रल a से लेकर b तक fx dx। तो ये सारा जो सिंबल है आपका क्या है, ये डेफिनिट इंटीग्रल है। तो डेफिनिट इंटीग्रल सब में सबसे पहला प्रॉपर्टी बनता है क्या कि किसी भी इंटीग्रल को आप किसी दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटीग्रल के वैल्यू में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जैसे देखिए कि यह इंटीग्रल जो है a से b तक है, यहाँ पर fz dz कर दिए। क्या कर दिए, x के बदले में हम लोग z वेरिएबल ले लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद a से b तक लिए, मान लीजिए हम ft dt लिख देते हैं, वेरिएबल को चेंज कर दिए और इसका इंटीग्रल वैल्यू जो निकालेंगे तो सेम ही होगा। ठीक उसी तरह से जैसे हमारा स्पीसर है ना, अगर हम एक टी शर्ट को छोड़ के हम शर्ट पहन लें तो RSP सर ही रहेंगे। अभी टोपी खोल दें तो भी क्या होगा, RSP सर ही रहेंगे। और कहीं जाके दूसरा कपड़ा पहन ले, धोती कपड़ा पहन ले तो RSP सर ही रहेंगे। तो उसी तरह से ये जो इंटीग्रल्स है आपका डेफिनिट इंटीग्रल में ऐसी विशेषता होती है कि आप किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे रख सकते हैं और उस वेरिएबल को रखते हुए अगर डेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। अब दूसरा क्या कहता है कि ये a से b तक इंटीग्रल fx dx है। अगर हम इसको उल्टा दें, b को अपर जो लिमिट है आपका उसको लोअर लिमिट कर दें और लोअर लिमिट जो है उसको अपर लिमिट कर दें, तो इस इंटीग्रल के साथ क्या होता है, तो ये इंटीग्रल के साथ कुछ नहीं होता है। एक माइनस डाल दीजिए, दोनों का वैल्यू जो है आपका सेम ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद तीसरा नंबर क्या कहता है कि ये इंटीग्रल a क्या है आपका लोअर लिमिट, अब b क्या है आपका अपर लिमिट है, ठीक ना। a और b के बीच कोई तीसरा नंबर c एग्जिस्ट कर रहा हो, c1 c2 एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे मान लीजिए a है 4, अब b है आपका 8, तो 4 5 इसके बीच आ रहा है, 6 भी इसके बीच आ रहा है, 7 भी इसके बीच आ रहा है। तो इस तरह से c1 और c2 अगर आपका दो कोई नंबर हो जो कि a और b के बीच में है, तो आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसको दौड़ाइए पहले a से c1 तक इसको दौड़ाएं और फिर बोले कि भैया रेस्ट कर लो। अब फिर उसके बाद c1 से स्टार्ट किए और उसको दौड़ाते हुए हम c2 तक ले गए और फिर बोले कि तुम यहाँ पर रेस्ट कर लो। अब फिर उसके बाद c2 से लेकर लास्ट b है आपका, b लिखकर fx dx लिख दिए। देख रहे हैं ना, यानी कि एक काम को हम 3 बार में कर सकते हैं, पार्ट वाइज कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है जब आदमी का उम्र हो जाता है ना तो यही सब होता है।
तो समझ लीजिए कि यही आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, बूढ़ा हो गया बेचारा, धीरे धीरे काम कर रहा है, पार्ट वाइज काम कर रहा है। समझ गए। अगर आप ही को 3-3 बेडिंग हम दे दें, 3-3 बैग दे दें और प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाने का हो तो क्या करेंगे? एगो को ले जाएंगे वहाँ रखेंगे, फिर दूसरा ले जाएंगे फिर रखेंगे, तीनों को एक साथ नहीं उठा पा रहे तो यही न करेंगे। तो खैर यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर ए से बी तक आपका कोई 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसके इंटीग्रल को इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अब चौथा नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर में क्या कहता है कि अगर ए से लेकर बी तक आपका इंटीग्रल दिया गया है तो इसको क्या कर सकते हैं आप, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख दीजिए। इस इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ बहुत आसान है। जैसे ही आप यहाँ पर जो है x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स को t पुट करेंगे, है ना, a प्लस बी माइनस एक्स को t पुट करेंगे। जैसे देख ही लीजिए a प्लस बी माइनस एक्स को हम लोग t पुट करते हैं तो देखिए a का डिफरेंशिएशन 0, b का डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। इसके बाद देखिए लिमिटिंग वैल्यू को भी तो चेंज करना पड़ेगा हमको। अब x का वैल्यू जब हमारा a होता है तो t का वैल्यू जो होता है a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस ए, एक्स के जगह पे a डाल देंगे हम लोग, a बर्बाद हो गया, t का वैल्यू मिल गया b। और उसके बाद x का वैल्यू जब b होता है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस b हो जाएगा, b कट गया तो t का वैल्यू निकल गया a। अब देखिए यहाँ इंटीग्रल जो है आपका, इस dx के बदले में हम माइनस dt रखते हैं तो माइनस बाहर कर दिए, और b जब रखते हैं तो t का वैल्यू a आता है, और उसके बाद जब a हम लोग रखते हैं तो t का वैल्यू जो है b आता है, और यहाँ ft हो गया, क्या हो गया, ft हो गया। अब इसको देखिए कि अगर इसको पलटा देंगे, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, तो ये आपका a इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, इसका माइनस तो ऑलरेडी पहले से है ही, अब फिर से एगो माइनस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 नंबर में देखिए कि अगर हम लिमिटिंग वैल्यू को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर दे, चेंज कर दे, लोअर को अपर बना दे, अपर को लोअर बना दे, तो फिर से एक माइनस मिल जाएगा। तो इससे भी एक माइनस मिला, पहले से माइनस मौजूद है, तो दोनों माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यह प्लस हो जाएगा, यह ft और यह आपका dt हो जाएगा। अब देखिए कि हम जानते हैं कि t वेरिएबल के बदले में हम कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, x रख सकते हैं, z रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा ना, इंटीग्रेशन a से लेकर b तक fx और dx लिख दिए, हम वेरिएबल चेंज करके t को फिर से x ही कर दिए, तो हालांकि इसके इंटीग्रल के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपका हो गया डिफिनिट इंटीग्रल का। 4 प्रॉपर्टी के अलावे एक प्रॉपर्टी जो है इसी तरह का है, इसी लास्ट वाले प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। ये क्या कहता है कि अगर इंटीग्रल आपका 0 से a के बीच हो और fx dx हो, तो इसको इंटीग्रेशन a से 0 से लेकर a तक लिखकर इंटीग्रेशन a प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यही इसी का a प्लस बी, इसको लिखते थे a प्लस बी माइनस एक्स लिखते थे, f डी एक्स लिखते थे, और यहाँ पर आपका a b होता था। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या किए, इस a के जगह पर आपका 0 आ गया, अब b के जगह पे a आ गया, तो क्या किए हम, a प्लस 0 दोनों को जोड़ के वेरिएबल को घटा दिए। ठीक ना, इसका जो इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। ये प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना शर्म वाली बात है कि 0 को हम काहे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, 0 तो किसी के साथ प्लस होके कोई फर्क ही नहीं डालता है।
है कि नहीं, कोई फर्क नहीं डालता है। तो इसीलिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर a माइनस एक्स लिख देते हैं। तो चूंकि इस फॉर्मूले का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा है, शुरू के जो आप क्वेश्चन 10-12 प्रॉब्लम बनाइएगा उसमें आपका यही सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला है। क्लियर है? इसलिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों को आप ध्यान में रखिए, दोनों सेम चीज़ ही हैं, यानी कि दोनों लिमिटिंग वैल्यू को ऐड करके उसके साथ जो है वेरिएबल को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हो गया आपका 5 गो प्रॉपर्टी। इसके बाद 7वें प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा। ये 7वां प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, अगर इंटीग्रेशन a से लेकर b तक है और दो फंक्शन का सम है आपका, ठीक ना, और दोनों फंक्शन को हम मिला के इंटीग्रेट करें या दोनों फंक्शन को अगल बगल बुला के कूटे हम लोग, जैसे a से b तक, अब फिर fx को पहले कूट दिए, अब फिर gx को की कुटाई होगी। कुटाई समझते होंगे, अगर बिहार के होंगे ना तो कुटाई निश्चित रूप से समझते होंगे, समझ गए। तो दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो करते आ रहे हैं, पिछले प्रॉब्लम में भी बहुत जगह किए थे। लेकिन 8वां माफ करेंगे, ये आपका 6ठा हो गया। 7वां और 8वां जो है आपको ध्यान में रखना है। तो 7वां नंबर क्या कहता है कि अगर माइनस a से a के बीच fx का इंटीग्रल आपका हो तो इसका दो वैल्यू होता है, एक 0 होता है, एक होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक fx dx होता है। अब ये 0 कब होता है? अब हमारा when fx इज ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा तो हमारा यह जो है इस तरह का सिचुएशन का इंटीग्रल जो है 0 के बराबर होगा। और उसके बाद अगर यह fx जो है आपका इज इवन फंक्शन हो जाए, इवन फंक्शन याद रखिएगा, इवन का मतलब क्या होता है? सम फलन फंक्शन हो जाए तो यह आपका क्या कहते हैं इस तरह का होगा, मतलब माइनस a यहाँ से उड़ जाएगा, यह 0 से a तक हो जाएगा और 2 लग जाएगा, 2 गुना हो जाएगा यह। तो अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि सर ये आपका ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है कि नहीं? पूछेंगे ही, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है। तो ऑड फंक्शन होने के लिए कि अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, है ना। अब देखिए कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है साइन एक्स दिया गया है, इसमें x के जगह पे माइनस रख दिए, तो f माइनस एक्स रख दिए माइनस एक्स, तो यह साइन क्या हो गया? माइनस एक्स हो गया। साइन माइनस एक्स जो है ना माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस ये साइन एक्स जो है आपका क्या है? यहाँ है, और ये चीज़ क्या है आपका? एफ एक्स है, यानी कि यह एफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया ना, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है आपका किस तरह का फंक्शन है? बताइए किस तरह का फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन जब हो गया तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 0 लिख सकते हैं। अगर इवन फंक्शन हो जाए, अब जैसे देखिए एफ एक्स इक्वल टू आपका कॉस एक्स है और एफ माइनस एक्स कर दिए तो कॉस माइनस एक्स लिखे हम लोग, और कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है, यानी कि यह एफ एक्स के बराबर ही हो जाए। तो इवन फंक्शन होने के लिए अगर f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही हो जाए तो उसको हम लोग कौन सा फंक्शन कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं। हालांकि इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ भैया हम डिस्कस करेंगे, ये बात नहीं है कि डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद जो है इसको याद रखिएगा, है कि नहीं। इसका प्रूफ जो है बहुत हार्ड नहीं है, बड़ी आसान है। थोड़ा सा एक वेरिएबल पुट कीजिएगा और इसको प्रूव कर सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a तक रहे और यह फंक्शन fx dx रहे इक्वल टू यह 0 के भी बराबर होता है, इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a fx dx के भी बराबर होता है। यह 0 तभी होता है
यह जीरो तभी होता है व्हेन fx 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx हो जाए, और यह इतना तभी होता है जब f2a माइनस एक्स जो है आपका सिर्फ fx के बराबर आ जाए। तो इस तरह का एप्लीकेशन, इस तरह का प्रॉब्लम जब आएगा इस चैप्टर में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग को जितना बताया गया इसको आप लोग समझिए। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें 8 प्रॉपर्टी को पढ़ें, और इसी 8 प्रॉपर्टी को जब आप यूज करेंगे ना तो डिफिनिट इंटीग्रल का जो प्रॉब्लम होगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम के तरफ। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे, और मैं बता दूं एक बात कि इसके एग्जाम्पल में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसका सॉल्यूशन बताना बहुत ज़रूरी है। तो अगले या इसके बाद के वीडियो में मैं कहीं ना कहीं इसके कुछ एग्जाम्पल के भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा, जिसका उपयोग इसके एक्सरसाइज में भी होने वाला है। तो इसमें आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक जब देखिएगा तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है आपका डिफिनिट इंटीग्रल में। जैसा कि आप अपने बुक के इमेज को आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी, तो इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 तक का जो प्रॉब्लम है यह बड़ी आसानी से बनने वाला है। एक प्रॉब्लम को अगर आप समझ जाते हैं तो दूसरा तीसरा धड़ाधड़ आप लोग बना सकते हैं। तो आइए कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर ही हम लोग लेते हैं कि यह जो है आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक है, और यह आपका cos x बाय sin x प्लस cos x dx आपका दिया गया है। तो हम लोग किसी भी इंटीग्रल को i मानेंगे, तो 0 से लेकर π/2 cos x बाय sin x प्लस cos x हम लोग लिख दिए dx। अब याद कीजिए प्रॉपर्टी जो हम लोग लिखाए थे, तो प्रॉपर्टी में अगर 0 से लेकर a तक होता है कोई भी इंटीग्रल, तो इसको हम लोग f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स अगर लिख दें, 0 से लेकर a तक इसको ही रहने दें, तो इसमें और इसमें इस दोनों के वैल्यू में, इंटीग्रल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए कि इस π/2 को π/2 में x सब जगह माइनस कर दिए, तो π/2 माइनस x कर दिए। अब फिर यह साइन आपका π/2 माइनस x कर दिए। अब फिर यहाँ cos π/2 माइनस x लिख दिए। ठीक ना। अब याद कीजिए भैया, ये चीज़ जो है आप क्लास 11 में भी पढ़े हैं और क्लास 10 में भी पढ़े हैं, है कि नहीं, कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है आपका साइन थीटा होता है, यानी साइन x हो जाएगा। और साइन 90 माइनस x जो हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, और cos 90 माइनस x जो हो जाएगा आपका यह साइन x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को मानिए 1 और इस इक्वेशन को मानिए 2, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज किए हैं यहीं पे ना किए हैं ये प्रॉपर्टी, चाहे तो इस प्रॉपर्टी को लिख दीजिए और नहीं तो सीधा यहाँ पे बगल में लिख दिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से हम लोग लिख दिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर दिखाए ही। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इसके पहले भी आई है, इधर भी आई है, i प्लस i हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। और इसमें ये जो वैल्यू है आपका, तो cos x बाय साइन x प्लस cos x है पहले का इंटीग्रल। दूसरे का इंटीग्रल जो है आपका साइन x बाय cos x प्लस साइन x है, यहाँ पर दिया गया, और यह आपका dx। क्यों भैया, जब लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो राइट साइड में ऐड नहीं करेंगे तो ना प्रॉब्लम आपका गुस्सा आ जाएगा कि खाली लेफ्ट साइड में ऐड करता है, राइट साइड में नहीं ऐड करता है। तो ये लेफ्ट का है, देख रहे हैं ना, ये राइट,
माफ करेंगे, ये राइट का, ये आपका पहले इक्वेशन का है, ये राइट जो है आपका राइट इंटीग्रल से राइट साइड में जो इंटीग्रल है यह दूसरे इक्वेशन का है, तो दोनों के राइट साइड को हम लोग ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद देखिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, बात तो बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका cos x प्लस साइन एक्स हो गया, है ना, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक हो गया। इसके पहले भैया 2i है, ये है, और यह आपका dx हो गया। देखिए ये दोनों बर्बाद हो गया, कट गया, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, सिर्फ dx बच गया, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है x होता है, तो यह आपका π/2 माइनस 0 निकल गया। एक बार π/2 रखेंगे x के जगह पे, एक बार 0 रखेंगे, तो इस तरह से i इक्वल टू हो जाएगा π/2/2, ये 2 जो है इधर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह π/4 हो जाएगा। कुछ इसी तरह से दूसरा नंबर भी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर देखिए कि आपका दिया गया है रूट साइन एक्स दिया गया है, और फिर उसके बाद नीचे में रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया है, यह दूसरे नंबर प्रॉब्लम में। तो दूसरे को भी हम लोग क्या मानेंगे, आई ही मानेंगे, क्या मानेंगे, आई ही मानेंगे। और इसमें देखिए हालांकि रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स आपका दिया गया है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इसी तरह से दिया गया है। अब इसमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर इसके पर भी रूट आ जाएगा, इस पर भी रूट आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस एक्स हो जाएगा रूट के अंदर में, और साइन का कॉस होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को, और ये इक्वेशन 1 माने हुए हैं और ये इक्वेशन आपका 2 माने हुए हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ भी रूट, 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 इस तरह से जो है आपका सेम आ जाएगा, ऊपर नीचे कट के बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ dx बचेगा, और इसका भी वैल्यू आपका π/4 ही हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 को, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप 12 तक देख लीजिए, सबका आंसर सेम ही है कि नहीं। और यहाँ आपको देखिए कि साइन एक्स पर पावर 7 दे दिया है, साइन एक्स पे पावर 7 दे दिया है, कॉस एक्स पे पावर 7 है। ये सिर्फ डराने के लिए आपको दिया है, इससे डरिएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए cos x पे पावर 1/4 दे दिया है, sin x पे पावर 1/4 दे दिया है। और यदि एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, sin पर पावर 1/4x ऐसे लिखें या sin x पर पावर 1/4 ऐसे लिखें, तो बात तो दोनों बराबर है, दोनों में कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अब ये जो इंटीग्रल है आपका 4 नंबर में, अगर इसको हम आई मानते हैं और जो ही इसमें प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, और इस पे पावर जो है आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और इस पे भी पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ जो है कॉस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और इस पे भी पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, तो भैया सॉरी साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा ही होता है, इस पे भी पावर 7 हो गया। और यहाँ पर आपका कॉस एक्स पे पावर 7 और इसका वैल्यू जो है साइन होता है, तो साइन एक्स पे पावर 7 dx, और यह इंटीग्रल वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक, यह आपका आई हो गया। अब इस इक्वेशन को 2 मानिए और इसको जो पहला वाला है ये 1 मान लीजिए, दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो ये चीज़ और ये चीज़ जब ऐड हो जाएगा तो दोनों का देखिए एलसीएम सेम है, जब दोनों का डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम यही हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यह लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पर
हम एलसीएम अगर लेते हैं कॉस पर पावर 7x प्लस साइन पर पावर 7x लेते हैं तो इससे हमारा साइन x पे पावर 7 आता है और इससे कॉस x पे पावर 7 हमको मिलता है, जैसा कि पिछले वीडियो में पिछले प्रॉब्लम में हम लोग किए थे। और ये फट से कटेगा ही कटेगा। कट गया तो हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 dx मिला और यह आपका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और इसके पहले 2i मौजूद है, इसके पहले क्या मौजूद है, 2i = π/2 है, तो इसीलिए i का जो वैल्यू है π/4 हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब देखिए इसमें भी वही हाल है, सब उसी तरह का प्रॉब्लम देके दिमाग खराब कर ले हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 0 से लेकर π/2 तक लिखेंगे ही और cos π/2 - x कर देंगे, चूँकि वेरिएबल में इस लिमिट के सम के साथ माइनस कर देना है। और उसके बाद इस पे जो पावर हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा और इस पे जो पावर हो जाएगा 1/4 और यह आप लिखेंगे क्या, साइन π/2 - x और इस पर भी पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और फिर यहाँ जो है cos π/2 - x लिखेंगे और इस पे भी पावर क्या हो जाएगा, 1/4 dx हो जाएगा। अब देखिए इस i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर π/2 तक लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया साइन x पे पावर 1/4 हो गया और इसका मतलब हो गया साइन cos x पे पावर 1/4 हो गया और इसका मतलब क्या हो गया, साइन x पे पावर 1/4 हो गया। और यहाँ dx, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे आप एडिंग करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो कुछ इसी तरह का सिचुएशन आएगा आपका। और इसमें आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड में 2i और राइट साइड में सिर्फ dx मिल जाएगा, 0 से लेकर π/2 तक यह आपको π/2 मिल जाएगा। इस तरह से i का जो वैल्यू है π/4। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 भी कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन इस पे स्क्वायर रूट दिया हुआ था तो सोचे कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का बहुत बुरा आदत है कि वीडियो देख लेते हैं और कुछ कमेंट नहीं करते हैं। जो मन में आए, जैसा आपको लगे कमेंट कीजिए, भाई यही हमारा आहार है और इसी से हमको ताकत मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब यह जो है इंटीग्रल को हम लोग i मानते हैं, लेट i = दिस हो गया। अब इस i को हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर π/2 तक। अब हम कितना बार लिखें, 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √10 π/2 - x लिखेंगे ना, चूँकि यहाँ π/2 है तो π/2 - x लिखेंगे, जिसका वैल्यू क्या होता है आपका cot x होता है रूट के अंदर ही, क्लास 11 में पढ़े होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, √cot x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √10x हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ जो है इसके साथ dx हो गया। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 तक इसका वैल्यू हो गया। अब इस दोनों को जो है ना ऐड करके देखिए, राइट साइड में भी ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, cot x प्लस √10x हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है ये चीज़ पूरा मिल गया तो जो ऊपर पे है हूबहू इसके साथ आ जाएगा, 10x भी आ जाएगा और इसका जो है आपका √cot x भी आ जाएगा और dx हो जाएगा और ये दोनों जो है आपका कट जाएगा। तो ये आपका वही चीज़ हो गया, पुनर्मूषिको भव। संस्कृत में को कहानी पढ़ते होंगे आप लोग, बार बार वही चीज़ हो जाना। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो π/2 आता है, तो ये 2i के बराबर है, तो i = क्या हो गया, π/2 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा परेशान करने के लिए आप लोगों को ऐसा दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि यह जो इंटीग्रेशन है 0 से लेकर π/2 और यह dx है आपका 1 + 10x है ना, तो 10x को sin x/cos x हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद 0 से लेकर π/2 तक लिखेंगे ही और dx लिखेंगे ही। अब यहाँ पर देखिए
cos x एज ए LCM के तरह काम करेगा। तो ये cos x 1 के पास भी आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ sin x बच जाएगा और यह cos x जो है उठ के ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। अब याद कीजिए कि इस तरह का प्रॉब्लम पहले कभी आप देखे हैं कि नहीं? cos x dx हुआ, अब बाय cos x प्लस sin x हुआ आपका, है ना। और ये इंटीग्रल जो है 0 से लेकर π/2 तक। तो सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम बना है वही चीज़ हमको यहाँ पर मिल गया, 0 से π/2 cos x बाय cos x प्लस sin x dx मिल गया। अब इसको जो 12 नंबर को आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो है इस एक्सरसाइज का दूसरा नंबर प्रॉब्लम उसी तरह से उसी पे आ जाएगा। जैसे आप cot x को क्या लिखेंगे? cos x बाय sin x लिखेंगे और फिर यहाँ पर LCM लेंगे sin x, तो sin x प्लस cos x मिल जाता है। इसके ऊपर आपका dx है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक। इस साइनवा जो है ना ऊपर चला आएगा, sin x जो है ऊपर चला गया। तो ये देखिए दूसरा नंबर प्रॉब्लम है कि नहीं। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर पहले 14 पर थोड़ा सा बहस कर लेते हैं। बहस मतलब खराब बहस नहीं, अच्छा बहस कर लेते हैं। यहाँ देखिए cot क्यूब x है, तो इसको यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? cos क्यूब x बाय sin क्यूब x लिख दीजिएगा और LCM ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा? LCM ले लीजिएगा। sin क्यूब x हो जाएगा और ये sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x हो जाएगा। इसके बदले में ये लिख सकते हैं और sin क्यूब x जो है आपका ऊपर चला जाएगा और वही प्रॉपर्टी हमको लगा देना है कि नहीं? क्या प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन 0 से अगर a तक रहे fx रहे तो इसमें हर एक वेरिएबल के लिए हम क्या कर सकते हैं? a में उस वेरिएबल को माइनस करके लिख सकते हैं और इसके इंटीग्रल में किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, ये आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक है और dx है और यह रूट 10x को रूट sin x बाय रूट cos x लिखेंगे हम लोग। और ये देखिए यहाँ +1 है और फिर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और dx बाय और ये रूट cos x जो है हम लोग LCM ले लिए हैं, तो रूट cos x प्लस रूट sin x आ गया। अब ये चीज़ जो है आपका चला जाएगा ऊपर, तो रूट cos x dx हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस तरह से आप लोग बना चुके हैं। अब इसमें भी कोई खास नहीं है, इसको भी जो है देख के आप लोग डरिएगा नहीं। रूट 10x है तो रूट sin x बाय रूट cos x तो हम लोग लिख ही सकते हैं 10x को। अब बाय 1 लिखेंगे और रूट 10x को रूट sin x बाय cos x लिखेंगे। अब इस cos x को LCM के तरह अगर यूज करते हैं हम लोग रूट cos x को, माफ कीजिएगा रूट cos x को, तो यहाँ रूट cos x आ जाएगा। ये रूट cos x कट जाएगा। तो देखिए आपका इंटीग्रल कैसा मिल जाता है, 0 से लेकर π/2 तक मिल जाता है रूट अंडर sin x बाय रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x dx। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 2 पर आ गया, है कि नहीं। ये इसी तरह का क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन हो गया आपका जैसे 2 का। इसमें क्या करेंगे, x के जगह पे π/2 माइनस x रखेंगे तो यह cos x हो जाएगा रूट के अंदर, ये आपका sin x हो जाएगा रूट के अंदर, ये आपका cos x हो जाएगा रूट के अंदर, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो सिर्फ dx मिल जाएगा। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम थे ना, तो ये सारे प्रॉब्लम को बहुत हल्का प्रॉब्लम की श्रेणी में रखा जाता है और प्रायः है आपने देखा है कि एक प्रॉब्लम बता देने के बाद बच्चा कम से कम ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 तक है यहाँ तक वो बिना ब्रेक के पहुंच जाता है, बिना ब्रेक के, समझ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं और इसके बाद के प्रॉब्लम को क्वेश्चन नंबर 18 और उसके बाद के प्रॉब्लम को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।